गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही होगी, आप दिए गए कामों को कर रहे होंगे। कोरोना से कैसे बचें इसके नियमों का भी पालन साथ साथ कर रहे होंगे। आज हम इसी पढ़ाई के क्रम में बच्चों हिंदी में तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। पाठ पर जाने के पहले हम आपको लेखक का परिचय संक्षिप्त में देना चाहेंगे। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन, जो कि कवि भी हैं, हिंदी भाषा के अप्रतिम कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी मैथिली दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं और बांग्ला की भी कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बादल को घिरते देखा है और मंत्र कविता, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। ये हिंदी साहित्य के एक बहुत दैदीप्यमान नक्षत्र हैं, तो इन्हें सम्मानित भी किया गया है। साहित्य अकादमी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। और अब हम आते हैं पाठ पर। पाठ निबंध रूप में लिखा हुआ है और जैसा कि इसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां, तो नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि लेखक ने इसमें हिमालय की बेटियों का चित्रण किया है। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारी सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में नदियों, पहाड़ों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वे हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। आप देखते हैं कि प्रमुख पर्वों पर लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। जितनी भी नदियाँ भारत में बहती हैं वो सब सम्मान और सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं हमारे लिए। इस पाठ में सबसे पहले लेखक ने भारतीय संस्कृति के महत्व को दिखाया है कि हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों का, हिमालय का, पहाड़ों का कितना महत्व है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इस पाठ में लेखक ने नदियों और हिमालय का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का मतलब हुआ कि जब हम बेजान चीज़ों को जानदार रूप में दिखाते हैं। हिमालय आप जैसा कि जानते हैं निर्जीव है, नदियाँ निर्जीव हैं, लेकिन लेखक ने यहाँ हिमालय को पिता और नदियों को उसकी बेटियाँ कहा है। क्यों हिमालय को पिता कहा है? क्योंकि नदियों का जन्म, नदियों का उद्गम स्थान हिमालय ही है। इस नाते वो नदियाँ उसकी बेटियाँ हुई और हिमालय उसका पिता हुआ। पाठ में लेखक हिमालय की यात्रा पे गए हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि लेखक को प्रकृति से, सौंदर्य से, प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत लगाव है और वो हिमालय की यात्रा पर निकले हैं। तो उन्होंने मार्ग में पड़ने वाले, हिमालय के रास्ते में पड़ने वाले, हिमालय के जब एकदम ऊंचाई पर वो गए हैं तो वहाँ से निकलने वाली नदियाँ किस तरह छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती हैं और फिर मैदानी भाग तक आते आते वो विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन सब चीज़ों का और इसके अतिरिक्त हिमालय की घाटियों में, तराई क्षेत्रों में, आगे पड़ने वाले मैदानों में जो जंगल, जो वन हमें दिखते हैं, मिलते हैं, उन सब का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। भारतीय सभ्यता में हिमालय को पिता का रूप दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि हिमालय भारत के सर्वोच्च, यानी हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है। भारत में उत्तर दिशा में एक चट्टान की भांति अटल होकर वो खड़ा है। प्रकृति दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से भी हिमालय का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ये दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, ठंडी आने वाली हवाओं को रुकता है। ये सब आपने पढ़ा है, आप सब भली भांति जानते हैं। इस पाठ में हम आपको दिखाते हैं, समझाएंगे कि लेखक ने हिमालय को, नदियों को कितना महत्व दिया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रथम अनुच्छेद में। प्रथम अनुच्छेद में लेखक ने हमें ये दिखाया है कि नदियाँ माँ, बहन, मौसी आदि जैसी हैं। यहाँ नदियों को माँ, बहन, मौसी आदि कहने का मतलब ये कि जिस तरह से माँ हो, बहन हो, ये सब कहीं ना कहीं ममतामयी रूपों में होती हैं,
जो सदैव हमसे स्नेह प्यार करती हैं, ठीक उसी तरह से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी हमें इन्हीं रूपों में प्यार करती हैं। लेखक का कहना है कि अब तक उसने नदियों को बहुत दूर से देखा था, लेकिन अब जबकि वो हिमालय पर्वत की यात्रा पे निकला है, तो वहाँ से निकलने वाली नदियों को देखकर उसे लगता है कि नदियाँ अपने आप में क्या हैं, बहुत ही शांत, गंभीर दिखाई देती हैं और किसी संभ्रांत महिला की तरह। संभ्रांत शब्द रेखांकित करिए बच्चों। संभ्रांत मतलब होता है किसी कुलीन परिवार की। कुलीन मतलब जो बहुत अच्छे परिवार से जुड़ी हों, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हों, जो देखने सुनने में बहुत सुंदर हों, जिनके रहने बैठने का ढंग सब कुछ बहुत अच्छा हो। फिर लेखक क्या कह रहे हैं आगे कि जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़े, देखो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि लेखक ने इस पाठ में हिमालय और नदियों का मानवीकरण किया है। हम इंसान के कंधे होते हैं, इंसान के कंधे पर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ लेखक का हिमालय के कंधे पर चढ़ने का मतलब है कि जब वो हिमालय पर बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, यानी जैसे आपके शरीर में कंधे बिल्कुल चेहरे के बाद आपके होते हैं, यानी बहुत ऊंचाई पर है आपके पूरे शरीर में, आप देखिए बनावट में, तो ठीक उसी तरह से लेखक जब हिमालय के एकदम ऊपरी हिस्सों में गया तो उसने देखा कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उस समय तो वो बहुत छोटी-छोटी पतली जलधाराएँ होती हैं, लेकिन और हँसते, खिलखिलाते, गुनगुनाते, भावभंगी शब्द है। भावभंगी मतलब कि उनके जो मुख मुद्राएँ हैं, उनका जो अपना व्यवहार प्रकट करने का तरीका है, जिस तरह से वो नदियों से पतली-पतली धाराओं के रूप में हिमालय से उछलती कूदती आती हैं, वही नदियाँ जब लेखक मैदानों में देखता है तो देखता है कि उन नदियों में जल की मात्रा बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में जल आ जाता है। जो नदियाँ ऊपर बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह हंसती खिलखिलाती नजर आती थी, वही नदियाँ मैदानी भागों में आते ही विशाल रूप ले लेती हैं और शांत गंभीर स्वभाव की हो जाती हैं। अब देखिए दूसरे अनुच्छेद में हम पढ़ रहे हैं कि लेखक देख रहा है एकदम ऊंचाई से कि नदियां निरंतर भागती चली जा रही हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन नदियों को हिमालय जैसे पिता का इतना प्यार मिला है। क्यों उसने हिमालय को पिता कहा? क्योंकि सभी नदियों का उद्गम स्थान क्या है? हिमालय की चोटियों से, हिमालय पहाड़ से ही होता है। तो लेखक को लगता है कि अपने पिता का इतना विराट, विराट मतलब भव्य, बहुत ज़्यादा प्यार पाकर भी ये नदियाँ अतृप्त मतलब उनका मन क्यों नहीं भरता है? क्यों वो इधर-उधर भागती रहती हैं? ऐसा कौन-सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन है दुनिया में जो इनकी प्यास को मिटा सकता है? अब देखिए यहाँ पर बुक में देखिए दूसरे अनुच्छेद में कुछ शब्द हैं। छोटे-छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, घाटियाँ आप जानते हैं, बंधुर आदित्यकाएँ, बंधुर मतलब ऊँची-ऊँची, और उपत्य आदित्यकाएँ कहते हैं पहाड़ी मैदानों को। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज मतलब हरी-भरी लहराती, ये तीनों शब्द रेखांकित करिए। सरसब्ज, आदित्यकाएँ, बंधुर और उपत्यकाएँ। उपत्यकाएँ कहते हैं तराई या घाटी के भागों को, मतलब उपत्यकाएँ मतलब सब बहुवचन में शब्द है, तराई या घाटी। ऐसा है इनका लीला निकेतन। लीला निकेतन मतलब ये नदियाँ इन सब मैदानों, घाटियों, पहाड़ी क्षेत्रों को, तराई भागों को पार करते हुए मैदानी भागों में आती हैं, जहाँ ये अपनी क्रीड़ाएँ दिखाती हैं। और खेलते-खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, मतलब खेलते-खेलते यानी जब बहते-बहते नदियाँ और आगे निकलती हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले वनों, जंगलों, पेड़ों जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। यानी धीरे-धीरे नदियों की गति में नदियों में ठहराव आता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धूमता होगा। और इस लाइन का अर्थ ये हुआ बच्चों
कि जो हिमालय एक पिता की तरह इन नदियों को पालता है, बेटियों को, तो नदियाँ जब इधर उधर घूमती हैं, अपनी खेल क्रीडाएं दिखाती हैं, तो लेखक क्या है, निश्चित रूप से लेखक के अनुसार हिमालय जैसा पिता अवश्य सिर धुनता होगा, यानी परेशान हो जाता होगा। और उनके इन प्रश्नों का जवाब कि नदियाँ ऐसे क्यों खेलती कूदती हैं, क्यों चलती कूदती हुई चलती चली जाती हैं, लेखक के अनुसार उसका जवाब हिमालय के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। अब हम आते हैं बच्चों तीसरे और चौथे अनुच्छेद में। देखिए, एक सरल सा पाठ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। पूरा पाठ आप, मैंने पहले भी कहा कि गद्य के पाठों को पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, जो मुख्य अनुच्छेद हैं, जो मुख्य पंक्तियां हैं, उन्हें समझाएंगे, लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए, तीसरे अनुच्छेद में ऊपर आपने पढ़ा कि लेखक ने बताया कि रावी, व्यास, सतलज, सारी नदियाँ, इसी से यमुना, सब हिमालय से निकलती हैं। अब इन तीसरे अनुच्छेद में लेखक सबसे पहले बता रहे हैं कि दो प्रमुख नदियाँ ऐसी हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो आप जानते हैं कि पानी की मात्रा के हिसाब से भारत की दो बहुत बड़ी नदियाँ हैं। लेखक के अनुसार जब हम इन दो नदियों का नाम लेते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, तो हमारे सामने रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक जैसी अनगिनत नदियों के नाम, यानी हिमालय की छोटी बड़ी बहुत सी बेटियों के नाम हमारे आँख के सामने आ जाते हैं। ऐसे में सिंधु और ब्रह्मपुत्र की ये विशेषता है कि वास्तव में ये नदियाँ कहीं से इनका उद्गम नहीं हुआ है। ये क्या है कि हिमालय से जो बर्फ़ टपकती है, बूंद टपकती है, दो थोड़ी थोड़ी बूंदों के रूप में पानी बर्फ़ गिरती है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से एकत्र होकर इन दो महानदों के रूप में बदलती है। मतलब ये हुआ कि हिमालय से जो बर्फ, हिमालय के हृदय का पिघलना मतलब हिमालय से जो बर्फ पिघल रही है, वो एक एक बूंद करके एक विशाल नदी का रूप ले लेती है, और वही नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया बच्चों कि आप सब पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि नदियाँ सब बहते हुए किधर जाके गिरती हैं, समुद्र में समाती हैं। तो जब ये दो नदियाँ भी समुद्र की ओर जाती हैं, तो लेखक के अनुसार समुद्र को उनका हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। अब आइए चौथे अनुच्छेद में, जहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैदानों में हम इन नदियों को देखते होंगे, तो शायद ही कभी हमें ऐसा लगता होगा कि वास्तव में ये इतनी विशाल जल राशि वाली नदियाँ हिमालय की गोद में एक बच्ची के रूप में खेलते हुए आगे बढ़ी हैं। नदियाँ जो हिमालय से लेखक के अनुसार इतने छोटे छोटे रूपों में निकलती हैं, पतली जलधाराओं के रूप में निकलती हैं, वही नदियाँ मैदानों तक आते आते विशाल जल राशि का रूप ले लेती हैं। फिर लेखक आगे हमसे कहते हैं कि नदियों का इस तरह से उछलना कूदना, ठीक है, शब्द एक है नंग धड़ंग। नंग धड़ंग मतलब बच्चे जिस अवस्था में होते हैं, छोटे बच्चे चाहे जिस रूप में हो, जिस तरह से अपने माँ बाप के गोद में खेलते हैं, स्वतंत्र भाव से, किसी तरह की बनावट उनमें नहीं होती है, बिल्कुल निश्चिंतता से खेलते कूदते हैं। तो लेखक के अनुसार नदियों का ये रूप एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भले ही बहुत आकर्षक का विषय, बहुत आकर्षण का विषय या बहुत आकर्षक की वस्तु न हो, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा पहाड़ी लोग उसके प्रति आकर्षित न हो, लेकिन लेखक के लिए, जो कि एक मैदानी भागों में रहने वाले प्राणी हैं, जब वो ऊंचे पहाड़ों पर जाकर नदियों का इस तरह का रूप देखते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से, या किसी भी हम जैसे लोगों के लिए जो पहली बार जाकर नदियों का ये रूप देखें, उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी। और तभी लेखक कह रहा है कि उसे ऐसा लगता है
कि जब वो जाकर देखता है कि सारी नदियाँ समुद्र में समाती हैं अपने पिता हिमालय का घर छोड़कर, तो उसने नदियों को बेटी के रूप में देखा है। इसलिए उसने क्या किया है, नदियों के पिता यानी हिमालय पर्वत को ससुर का रूप दिया है। और नदियाँ जिसके घर में, जिसके आंगन में जाकर गिरती हैं, जिस समुद्र में समाती हैं, तो लेखक के अनुसार उससे उन्हें दामाद कहने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होती है। यानी एक तरह से मानवीकरण करते हुए उसने समुद्र को दामाद का रूप दिया है, लेखक ने नदियों को बेटियों का रूप दिया है, हिमालय को पिता का रूप दिया है और समुद्र को उसका दामाद माना है। ठीक है, यानी अंततः नदियाँ अपने पिता यानी हिमालय का घर छोड़कर अंततः जाकर समुद्र में मिलती हैं, समुद्र का हाथ थामती हैं। इसलिए लेखक ने समुद्र को नदियों का पति कहा है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों 5वां अनुच्छेद। देखो, इसमें लेखक हमें ये बता रहा है कि हर भाषा के, वो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत के कवि हों, लेखक हों, उन्होंने अपने काव्य में नदियों को विशेष महत्व दिया है, प्रकृति को विशेष महत्व दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कवि ने उल्लेख किया है कालिदास का। कालिदास आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं, जिनके अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध रचना है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी रचनाएं इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की हैं। तो वही कालिदास की रचना मेघदूत का उल्लेख है कि जिसमें कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा था। शब्द रेखांकित करिए, विरही। विरही मतलब जो विरह में यानी जो वियोग में रह रहा है, कि जब वह वियोगी नायक, वियोग में रहने वाला नायक अपने संदेश मेघदूत के माध्यम से अपनी नायिका के पास भेजता है, तो वो कहता है, मेघदूत से उसने कहा था कि वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रतिदान शब्द रेखांकित करिए बच्चों। प्रतिदान मतलब बदले में देना, यानी आपको किसी ने कुछ दान किया है तो आप उसके बदले में उसे जो दान देंगे उसे हम कहते हैं प्रतिदान। वो मेघदूत से कह रहा है कि तुम नदी को अपना प्रतिदान देते जाना, यानी नदी पर भी बरसते हुए जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेसी यानी प्रेमिका, तुम्हारी वो नायिका, तुम्हारी वो प्रेमिका तुम्हें पाकर, तुम्हारा वो प्रतिदान पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई कि लेखक को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उसके अनुसार जब वो नदियों का मानवीकरण कर रहा है, नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, तो उसे लगता है कि शेष महाकवियों को, कालिदास जैसे महाकवियों को भी नदियों का सचेतन मतलब जो चेतना से युक्त है, यानी जिनमें जान है, कि नदियों के बेजान होने के बाद भी कालिदास को उनका सचेतन रूप ही पसंद आया होगा और उन्होंने भी उसी नदियों का मानवीकरण करते हुए ही उसका चित्रण किया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा मतलब अलग अलग शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी लेखक के अनुसार नदियाँ जब एकदम हिमालय से निकलती हैं तो छोटी छोटी धाराओं के रूप में होती हैं, पहाड़ी घाटियों तक आते आते उनका रूप थोड़ा सा और बदलता है, और जब वो समतल मैदानों में आ जाती हैं तो वह बहुत विस्तार में उनका क्षेत्रफल, वो नदियों का बहाव, नदियों का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनमें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए, अब हम आते हैं अंतिम अनुच्छेद में। आपने पूरा पाठ पढ़ा बच्चों, आप देख रहे हैं कि लेखक ने क्या किया है, नदियों का मानवीकरण किया है, उसे हिमालय की बेटियां बताया है। अब यहाँ पे लेखक उल्लेख कर रहे हैं काका कालेलकर का, कि इनका उल्लेख करते हुए कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी संसार की माता। क्यों ऐसा कहा है, नदियों को लोक माता क्यों कहा है? कि लोक माता यानी जो सारे संसार की माता हो। ऐसी तुलना लेखक ने इसलिए की है, काका कालेलकर ने इसलिए की है कि जिस तरह से एक माता
अपना दूध पिलाकर अपने संतान का पालन पोषण करती है, उसे जीवन प्रदान करती है, उसका भरण पोषण करती है, ठीक उसी तरह नदियों का जल पीकर ही हम भी क्या है जीवन ग्रहण करते हैं। इसी धरती पर बहने वाली नदियों का जल पीकर मानव जीवन ग्रहण करता है, नदियाँ उसका पालन पोषण करती हैं और नदियाँ विशाल खेत को सींचती हैं, मैदानों को हरा भरा बनाती हैं, उस पर जो अन्न पैदा किए जाते हैं उस पर उगने वाले अन्न को खाकर ही हमारा भरण पोषण होता है, हमारा जीवन होता है। इस तरह से हम जीवन यापन करते हैं। इस तरह से नदियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी है, हमें जीवन प्रदान करती हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों, नदियों पे बांध बनते हैं। बांध आप जानते हैं कि वह कई परियोजनाओं को लेकर चलते हैं, उनसे यातायात होता है। नदियों पर जो बांध बनता है उनसे बिजली पैदा होती है। नदियों के पानी के माध्यम से, इन्हीं बिजली के माध्यम से ही हमारे कितने उद्योग धंधे चलते हैं। तो इस तरह से नदियाँ पूरी दुनिया का कल्याण करती हैं। और आप जानते हैं, अपने इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है तो सबसे पहले नदियों के किनारों पर ही उसने बसना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ भरण पोषण के लिए जल मिलता, उसके तटीय भागों में वो खेती कर सकते थे, यातायात कर सकते थे। तो इस तरह काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के यानी संसार की माता के रूप में, संसार का उद्धार करने के रूप में प्रस्तुत किया है। अब लेखक आगे क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? हर्ज मतलब आपत्ति होना, कि लेखक माता के साथ साथ नदियों को बेटी के रूप में भी, और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम अपनी प्रेसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और भी धागा है जिन्हें हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। देखो, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि लेखक ने तो, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, हम नदियों को अपनी माँ समान मानते हैं, लेकिन लेखक उन्हें बहन, प्रेयसी और बेटी के रूप में भी देख रहे हैं। बेटी के रूप में जिस तरह एक बेटी अपने घर परिवार का ध्यान रखती है, माता पिता का ध्यान रखती है, घर की रौनक होती है, घर में चहल पहल होती है, उसी तरह नदियाँ भी सृष्टि का भरण पोषण करती हैं, ध्यान रखती हैं। उनकी वजह से धरती हरी भरी हमें दिखती है। प्रेयसी के रूप में, कि जिस तरह से एक प्रेयसी भी अपने नायक का ध्यान रखती है, उसकी देखभाल करती है, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, उसी तरह नदियाँ भी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। और बहन के रूप में, कि जिस तरह हम बहन से अपनी सब बातें बांटते हैं, अपना सुख दुख बोलते हैं, उस तरह से हम नदियों से भी अपने अंतर्मन की बातों को, अपने सुख के दुख की बातों को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, लेखक हमसे यही बताना चाह रहा है कि चाहे माँ का रूप हो, शुरू में आपने पढ़ा कि दादी, मौसी आदि रूपों में, चाहे बहन का रूप हो, चाहे प्रेयसी का रूप हो, हर बेटी का रूप हो, हर रूप में नदी क्या है? ममता का स्वरूप है, ममता से भरी हुई है, जो हमें सदैव स्नेह, मान, सम्मान, प्यार प्रदान करती है। एक दिन ऐसी ही मेरी भी भावना हुई थी, जो लिंग तिब्बत की जगह है की बात है। मन उच्चल, क्या कह रहा है लेखक? कि ऐसी ही एक भावना एक दिन उसके मन में भी जगी, और लेखक जाकर तिब्बत की यात्रा पे जब होते तो वो सतलज के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और उनका मन बहुत थका रहता है। दोपहर के समय वो जाते हैं, नदी का शांत तट, एकांत तट उन्हें इतना सुख प्रदान करता है कि वह उसी नदी के पानी में पैर लटकाकर बैठ गए, और थोड़ी सी देर में इस प्रगतिशील जल ने असर डाला। यानी कि जैसे ही लेखक ने नदी के ठंडे जल में अपने पैरों को डाला, तो उसको डालने के साथ ही उस पानी का ऐसा प्रभाव कि लेखक का तन और मन दोनों ही ताजा हो गया। मतलब उनका अंतर मन तक नदी की पवित्रता से, नदी के ठंडे जल से पूर्णतः तृप्त हो गया, और वह स्वयं
एक बहन के रूप में सतलज नदी का गुणगान करने लगे, जो कि इन पंक्तियों में दिया हुआ है। देखो, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ फिर सतलज नदी का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार हो, क्योंकि तुम्हारी लीला क्या है, अचरज। कि लीला यानी तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे कार्य सब क्या है, अचरज। तद्भव शब्द है आश्चर्य होगा तत्सम, कि आश्चर्य से भरा हुआ है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी। मुदित मतलब प्रसन्न होना। कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने जल में पैर डाला, उनका मन प्रसन्न हो गया। खुमारी यानी उनके अंदर का सारा आलस्य सब कुछ समाप्त हो गया, और वह बार बार इस नदी पर बलिहारी मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। कि तुम बेटी हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता है, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। कि वह तुम्हारी क्रियाकलापों को देखकर चिंतित तो है, लेकिन वह बिल्कुल शांत मौन खड़ा है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। प्रकृति नटी, नटी मतलब जो नचाता है, यानी कि जो प्रकृति है एक नटी के समान है। और इसके चित्रित पट पर, कि जो प्रकृति ने अपना चित्र सजाया है, पट यानी पटल, कि जो प्रकृति का रूप हमारे सामने बिखरा हुआ है, प्रकृति का जो दृश्य हमें दिखाई देता है, वह उस पर हिमालय क्या है, अपनी एक अनुपम अद्भुत छाप छोड़ता है। और इस तरह से लेखक कह रहा है कि हे सतलज बहन तुम्हारी जय जयकार हो। ठीक है, अब पाठ उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक बहुत सुंदर सा, जहाँ लेखक ने हमें प्रकृति के विभिन्न रूपों से, प्रकृति के सुंदर रूपों से और विशेष रूप से हिमालय के सुंदर दृश्यों का, उसके वनों का, नदियों का वर्णन किया है। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास पे। पहला, नदी को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेखक उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। आप लिख लेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है, बहुत स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है। नदियों को लोक माता क्यों कहा है, ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। और हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है, ये आप देखिए, लिखेंगे। चारों उत्तर आप कॉपी में करेंगे। अब आप आइए भाषा की बात पे। देखो, इसमें संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी, माँ दादी मौसी की तरह डुबकियाँ लगाया करता था। ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग आपको करने हैं और आप इन्हें बुक में ही करिएगा। फिर लेखक ने यही बताया है कि निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किया गया है, जो आपने पढ़ा। इसके बाद तीसरा अभ्यास कार्य देखिए, विशेषण और विशेष है। आप इसे भी बुक में ही करिएगा, बहुत आराम से कर लेंगे। जैसे संभ्रांत महिला चंचल, नदियाँ समतल, आंगन और घना, जंगल मूसलाधार यानी जोरदार वर्षा। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है अभ्यास कार्य का, जिसे आप अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है, इसमें है द्वंद्व समास। 6 में आपने समास पढ़ा है, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता और पिता, भाई बहन। तो आप समास का ऐसे उदाहरण ढूंढ के इसमें से लिखिएगा, अपनी कॉपी में करिएगा। 5 उदाहरण आप लिखेंगे। ठीक है, और इसमें दिया है कि शब्दकोश शैली में लिखे। शब्दकोश शैली समझ रहे हैं, जैसे डिक्शनरी में आता है, यानी अगर आपने औरत आदमी शब्द बनाया तो पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर लड़का लड़की लिखा, माता पिता लिखा, तो जिस क्रम से वर्ण आ रहे हैं, यानी अ आ ई का ख ग घ अंग, इस क्रम से आप कोई भी 5 शब्द लिखेंगे। ठीक है, और 5वां शब्द है बच्चों इस पाठ में कि ये भी एक आपकी तरह से पहेली जैसी है कि अगर हमने नदी को उल्टा करके लिखा तो क्या बन जाएगा, दीन। उसी तरह से ऐसे आप इसे भी पुस्तक में ही करिएगा। 5 शब्द आप लिखिए जिनको हम उल्टा करें तो दोनों तरफ से हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा चना, तो उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, नाच। हमने लिखा हरा, उसे हमने उल्टा कर दिया, क्या बना, राह। तो इस तरह से आप 5 शब्द लिखेंगे। ठीक है, आप बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पाठ को जैसे समझाया उसको बहुत अच्छे से करिए, अपना ध्यान रखिए,
अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करिए और अपना समय पूरी तरह से अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।